नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो दोस्तों, इससे पहले की कहानी हम आपको सुना चुके थे कि किस तरह से सेनापति विक्रांत ने सूर्यांशी को जिंजुरा के जाल से छुड़ाया। तो अब आगे की कहानी में हम आपको सुनाएंगे कि मुग़ल सम्राट जलाल खां ने किस तरह से सोनपुर की प्रजा को महाराज विक्रम सिंह के खिलाफ भ्रम पैदा करेंगे। तो चलिए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। फैज़ल बोला, सम्राट, ये तरीका अच्छा है, पर कैसे भड़काएं सोनपुर की प्रजा को विक्रम सिंह के खिलाफ? और सोनपुर की प्रजा क्यों शक करेगी अपने न्यायप्रिय सम्राट? कोई अच्छी सी युक्ति हो सम्राट आपके पास तो हमें बताएं, हम उसको पूरा ज़रूर करेंगे। ये सेवक आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। सम्राट जलाल खां बोला, पहले तो तुम सोनपुर में सेनापति विक्रांत का भरोसा जीतो, फिर मंत्री रणविजय की नज़रों में इतने चतुर और बुद्धिमान बनो कि मंत्री रणविजय तुम पर भरोसा करने लग जाएं। तब रणविजय तुम्हारा नाम उस विक्रम सिंह की नज़रों में एक योग्य और रक्षक सैनिक जैसा बयां करेंगे। लेकिन याद रहे, वो विक्रम सिंह बड़ा शातिर है। किसी भी कदम पे गलती हुई तो बख्शेगा नहीं। या तो उसी जगह मौत के घाट उतार दिए जाओगे या फिर आजीवन कारावास की सज़ा होगी। याद रहे, जैसा कहा है वैसा करना। अपनी मोटी बुद्धि मत घुसाना बीच में। फैज़ल बोला, जी सम्राट, अब हमें आज्ञा दें, हम जा रहे हैं सोनपुर। विक्रम सिंह का विश्वास जीतकर उसी की प्रजा के मन में विष घोलकर विक्रम सिंह को बेइज्जत करने। सम्राट जलाल खान बोले, जाओ गुप्तचर, और अपने काम में सफल होकर ही लौटना। फैज़ल सम्राट जलाल खान से आज्ञा लेकर रात को ही घोड़े से निकल जाता है। महाराज विक्रम सिंह रानी मीनाक्षी का सर अपनी गोद में रखकर विलाप कर रहे थे। राजवैद्य जी बोले, महाराज, विलाप करने से कुछ नहीं होगा, आप धीरज रखिए। मंत्री रणविजय सूर्यांशी को ढूंढकर लाते ही होंगे। महाराज विक्रम सिंह बोले, कैसे आंसू न बहाऊं वैद्य जी, मैं दुनिया का वो बदकिस्मत बाप हूँ जो न अपनी बेटी की सुरक्षा कर पाया अपनी अर्धांगिनी की। जैसे जैसे रात गुजर रही थी, इसका एक एक क्षण मेरे दिल को पल पर छलनी कर रहा है। राजवैद्य जी बोले, महाराज, आप कमज़ोर पड़ जाएंगे तो प्रजा को कौन संभालेगा? सेनापति विक्रम सिंह राजवैद्य जी के कक्ष के दरवाजे पर आवाज़ लगाता है, महाराज की जय हो, आज्ञा हो तो अंदर आए। महाराज विक्रम सिंह बोले, बोलो सेनापति, क्या खबर लाए हो? हमारी पुत्री का कुछ पता चला? सेनापति पीछे मुड़कर बोले, राजकुमारी सूर्यांशी, अंदर आ जाइए। सूर्यांशी कक्ष में प्रवेश करती है। महाराज विक्रम सिंह के चेहरे की खुशी वापस लौट आती है। बेड से खड़े होकर सूर्यांशी को गले लगा लेते हैं। पुत्री, कहाँ थी तुम रात भर? किसने अपहरण किया था आपका? देखो, तुम्हारी वजह से
तुम्हारी रानी माँ की क्या हालत हो गई। उनको मुझमें सूर्यांशी दिखती है और भी न जाने क्या क्या पागलों जैसा व्यवहार करती हैं। तुम ही ठीक कर सकती हो अब। सूर्यांशी पिताश्री की आंखों में से आंसू पोंछते हुए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आ गई हूँ। हमारी रानी माँ को कुछ नहीं होगा। सूर्यांशी बेड पर बैठ जाती है और महारानी मीनाक्षी के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए पुकारती है, रानी माँ देखो, आपकी कुंवरी आ गई है। आपकी पुत्री सूर्यांशी आपके सामने है। माँ माँ, आंखें खोलो। पर महारानी मीनाक्षी के शरीर में कोई हलचल नहीं होती दिखती। महाराज विक्रम सिंह बोले, वैद्य जी, आपने तो कहा था कि नींद की औषधि दी है। महारानी का तो शरीर ही शिथिल हो गया है। आप नब्ज जांच कीजिए, अचानक से क्या हुआ महारानी मीनाक्षी को। राजवैद्य जी जांच करते हैं, आप फिक्र मत कीजिए महाराज। बस रक्तचाप धीमा होने से शरीर ठंडा पड़ गया है। मैंने पहले ही काढ़ा बना के रखा है, उसको पीते ही ठीक हो जाएंगी महारानी मीनाक्षी और नींद से जाग भी जाएंगी। राजवैद्य जी काढ़ा लेकर आते हैं और राजकुमारी सूर्यांशी को उसे पिलाने को बोलते हैं। सूर्यांशी काढ़ा पिला देती है। कुछ देर बाद काढ़ा असर दिखाता है और महारानी मीनाक्षी का स्वास्थ्य सुधरने लगता है। महारानी मीनाक्षी आंखें खोलते ही, पुत्री, तुमने खाना नहीं खाया। हमने आपको कहा था कि टाइम से खाना खा लिया करो और इतनी आवाज़ लगाई थी, बाहर क्यों ना आई आप कमरे से। सूर्यांशी हंसते हुए, रानी माँ आप भी ना, हम गहरी नींद में थे और सर्दी इतनी पड़ रही थी, जागने का मन ही नहीं हुआ था। महारानी मीनाक्षी बेड पर उठकर देखती हैं तो सेनापति विक्रांत, राजवैद्य जी, महाराज विक्रम सिंह को देखकर बोली, आप सब यहाँ क्यों हैं? हमें क्या हुआ था? महाराज विक्रम सिंह बोले, आपको कुछ नहीं हुआ था, बस आपने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए बेहोश हो गई थी और वैद्य जी ने काढ़ा पिला दिया। अब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। महाराज विक्रम सिंह इशारा करते हुए सबको कक्ष से बाहर जाने का आदेश देते हैं। सूर्यांशी अपने कक्ष में चली जाती है। सेनापति विक्रांत भी अपने सैन्य कक्ष की ओर सोने चला जाता है। महारानी मीनाक्षी बोली, आपने कुछ। तभी घुड़सवार की ध्वनि आती है। सेनापति सतर्क हो जाता है। अनजान घुड़सवार सीधा सैन्य कक्ष की तरफ बढ़ता चला आता है। सेनापति विक्रांत तलवार निकालकर सैन्य कक्ष से बाहर निकल आते हैं तो देखते हैं कि एक अनजान व्यक्ति घोड़े से उतरकर विक्रांत के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सेनापति विक्रांत बोला, कौन हो तुम और इतनी रात को सोनपुर की सीमा में किस उद्देश्य से आए हो? जल्दी बोलो, वरना मौत के घाट उतार दिए जाओगे। वह शख्स कुछ नहीं बोला। सेनापति कुछ सैनिकों को बुलाकर अनजान शख्स को बंदी बना लेता है। तुम्हारा फैसला कल सुबह होगा। महाराज विक्रम सिंह के दरबार में
अगर तुम मुगल हो तो अभी बता दो, प्राण बख्श दूंगा, वरना मौत के घाट उतार दिए जाओगे। अगले दिन महाराज विक्रम सिंह ने धूप में दरबार लगाया था। सेनापति विक्रांत ने फैजल को सामने पेश किया। विक्रांत बोला, महाराज विक्रम सिंह की जय हो। ये हमें मुगल लगता है महाराज। मध्य रात्रि में ये हमारे सोनपुर की सीमा में घुस आया था और सीधे हमारे सैन्य कक्ष की ओर बढ़ रहा था। हमने जब पूछा तो कोई प्रति उत्तर नहीं दिया। महाराज विक्रम सिंह बोले, क्या सेनापति विक्रांत का कथन सही है? युवक, तुम चुप क्यों खड़े हो? जवाब दो हमें। फैजल बोला, महाराज मैं मुगल नहीं हूँ, मैं तो मंत्री रणविजय के बचपन के दोस्त राजीव का बेटा शिवम हूँ। महाराज बोले, चलो मान लिया तुम राजीव जी के बेटे हो, लेकिन इतनी रात्रि को घोड़े पर सवार होकर सोनपुर कैसे आए? तभी मंत्री रणविजय आकर बोले, महाराज विक्रम सिंह की जय हो। ये हमारे परम मित्र राजीव का बेटा शिवम है। कल हमारे मित्र ने हमें सूचना दी थी कि सोनपुर पर आए संकट की खबर सुनकर उनके बेटे ने निर्णय लिया कि वो सेना में एक कुशल योद्धा बनकर सोनपुर को आक्रमण से बचाएगा। इसलिए कल रात को ही चिट्ठी लिखकर घर से निकल आया। ये राजीव जी का ही बेटा है। महाराज विक्रम सिंह बोले, ठीक है पुत्र, जाओ विश्राम करो और भोजन ग्रहण करो। सेनापति विक्रांत, जंजीर खोल दो। ये हमारी प्रजा के यशस्वी शाहूकार राजीव का बेटा शिवम है। राजीव अपनी आलीशान हवेली को निहारते हुए पेंटिंग देख रहा था। तभी शिवम आकर बोला, पिताजी आपने सुना सोनपुर पर बालूकासुर ने आक्रमण कर दिया है और इस संकट से महाराज ने सूझबूझ से बचाया सबको, और भी न जाने कितने संकट आते रहेंगे। हम चाहते हैं कि हम सोनपुर की सेना में शामिल होकर एक कुशल योद्धा बने। राजीव बोला, बात तो सही है पुत्र, तुम्हारी पर सुबह चले जाना। रात्रि काफ़ी हो गई है, हमें गर्व होगा तुम पर अगर सोनपुर के संकटों का सामना करने में महाराज विक्रम सिंह और सूर्यांशी की मदद करोगे। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, तो फिर तुम चले जाओ अपने कक्ष में सोने के लिए। राजीव अपने कक्ष की ओर चले जाते हैं। उनका पुत्र अपने शयन कक्ष में जाकर एक चिट्ठी लिखकर छोड़ जाता है और निकल पड़ता है अपने प्रिय घोड़े के साथ सोनपुर के लिए। इधर फैजल भी कोई युक्ति खोजने के लिए सोनपुर की ओर चला जाता है। उसे किसी दूसरे घुड़सवार के पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। अब फैजल के मन में एक युक्ति आती है। फैजल शिवम को सोनपुर की सीमा से परे ही रोक देता है। रुक जाओ, कौन हो तुम और इतनी रात्रि सोनपुर की सीमा में घुसने का दुस्साहस कैसे किया? शिवम बोला, सैनिक जी मैं राजीव का बेटा शिवम हूँ, मुझे सोनपुर की सेना में शामिल होना है, एक कुशल योद्धा बनना है। फैजल बोला, राजीव कौन, स्पष्ट बताओ। शिवम
बोला सोनपुर के यशस्वी और संपन्न साहूकार मंत्री रणविजय जी के परम मित्र राजीव का बेटा। फैजल मन ही मन एक कुटिल मुस्कान के साथ हंसते हुए मिल गई मुझे तरकीब। अब मैं बनूंगा राजीव का बेटा। फैजल घोड़े से उतरकर बोला, अरे आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो राजकुमार? बड़े दिनों बाद मिले, आओ गले लग जाओ। शिवम अपने घोड़े से उतरकर जैसे ही गले लगता है, फैजल खंजर उसके सीने के आर पार कर देता है और उसे सोनपुर के जंगलों में फेंक कर चला जाता है। मैं आ रहा हूँ विक्रम सिंह, तेरे सोनपुर को बर्बाद करने। महाराज विक्रम सिंह बोले, मेरी प्यारी प्रजा, आज हम एक प्रतियोगिता रखेंगे, लड्डू किंग। इसमें जो युवक सबसे ज़्यादा लड्डू खाएगा वही विजेता होगा। लेकिन ध्यान रहे, जीतने के चक्कर में स्वास्थ्य का ध्यान रखना। कुछ समय बाद सार्वजनिक रूप से ये घोषणा कर दी जाएगी और समय भी बता दिया जाएगा। आज का दरबार यहीं समाप्त होता है। किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। प्रजा में से एक लड़की खड़ी होकर बोली, महाराज लड्डू किंग, क्यों हम क्या लड्डू नहीं खाते? हमारे लिए भी कोई प्रतियोगिता आयोजित करवाइए। महाराज विक्रम सिंह बोले, पुत्री तुम्हारा कथन उचित है और आज से हम लड्डू किंग की तरह लड्डू क्वीन प्रतियोगिता आयोजित करवाएंगे। महाराज विक्रम सिंह प्रतियोगिता की सारी तैयारियां पूर्ण करने के लिए मंत्री रणविजय और सेनापति विक्रांत को आदेश देते हैं। कुछ समय बाद एक सैनिक पूरे सोनपुर में सार्वजनिक घोषणा करता है, सुनो सुनो सुनो, महाराज विक्रम सिंह ने आज सोनपुर में लड्डू किंग और लड्डू क्वीन प्रतियोगिता का आयोजन करवा रहे हैं। जो ज़्यादा लड्डू खाएगा वही विजेता होगा। सभी ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। महाराज विक्रम सिंह रनिवास की ओर जाते हैं। महारानी मीनाक्षी, कहाँ हो आप? महारानी मीनाक्षी, हम आपको ये बताने आए हैं कि आज लड्डू किंग और लड्डू क्वीन प्रतियोगिता का आयोजन करवाया है, तो आप तैयार हो जाएं, विजेता आप ही चुनेंगी। महारानी मीनाक्षी। तभी सूर्यांशी कक्ष की तरफ दौड़ी चली आई। पिताश्री, आप जल्दी चलिए हमारे साथ, हमें कुछ पता चला है। महाराज विक्रम सिंह बोले, क्या हुआ पुत्री? क्या दिखाना चाहती हो आप हमें? महारानी मीनाक्षी बोली, पुत्री आज लड्डू किंग और लड्डू प्रतियोगिता है, उसके लिए तुम अच्छे कपड़े पहनो और जाओ स्नान करके आ जाओ। सूर्यांशी आगे बढ़कर पिताश्री का हाथ पकड़कर कक्ष से ले जाते हुए बोली, रानी माँ आप देख लीजिए, मैं अभी आती हूँ, कुछ काम है। सूर्यांशी अपने पिताश्री को लेकर सोनपुर के जंगलों में चली जाती है, जहाँ एक अनजान शख्स की लाश पड़ी थी। महाराज विक्रम सिंह बोले, किसने मारा इसे? हमारे राज्य में इतनी क्रूर हत्या? सूर्यांशी बोली, यही तो हमें समझ नहीं आ रहा पिताजी। आप इसके वस्त्र देखिए, पहनावे से ऐसा लगता है हमारे ही राज्य का कोई युवक है। महाराज विक्रम सिंह बोले,
इसके खूनी को हम मृत्यु दंड देंगे। कुछ सैनिकों को बुलाकर इसके शव को सोनपुर के कब्रिस्तान में लेकर चलो और प्रजा में सबको ये घोषणा करवाओ कि एक युवक का शव मिला है, कोई पहचानता है या नहीं। तब तक हम मंत्री रणविजय से विचार विमर्श करके आते हैं। सूर्यांशी बोली, ये शव हमारी दासी कमला को मिला था जब वो लकड़ी काटने आई थी जंगल में। शायद उसको कुछ और सबूत मिला होगा इसके बारे में। आप जाइए, हम पता लगाते हैं इसके बारे में। महाराज विक्रम सिंह महल की ओर वापस लौट जाते हैं। सूर्यांशी शव की जांच पड़ताल करती है और उसे खून से सना हुआ खंजर मिलता है। यह एक महत्वपूर्ण सबूत था। इससे ही उस अनजान शख्स की हत्या का रहस्य सुलझ सकता था। सूर्यांशी सैनिक को आदेश देते हुए इस खंजर को सावधानीपूर्वक महल ले चलो, वहीं से पता चलेगा सब। सूर्यांशी भी महल वापस लौट जाती है। महाराज विक्रम को लड्डू किंग प्रतियोगिता का आयोजन भी करवाना था और सारी प्रजा काफ़ी प्रसन्न थी। तो अचानक से शव की खबर फैलाकर वो सनसनी नहीं फैलाना चाहते थे। शाम होने में कुछ समय शेष था। मंत्री रणविजय कक्ष में आकर बोले, जी महाराज कहिए, आपने हमें अति शीघ्र बुलाया। महाराज विक्रम सिंह बोले, मंत्री जी, हमें आपको कुछ दिखाना है, शायद आप पहचान सकें उस युवक को। चलिए हमारे साथ। मंत्री रणविजय महल से थोड़ी दूर बने कब्रिस्तान की ओर चले जाते हैं और वहाँ एक युवक के शव को देखकर विलाप करने लगे। महाराज, ये तो हमारे परम मित्र राजीव के बेटे शिवम का मृत शरीर है। महाराज विक्रम सिंह बोले, भावुक मत होइए मंत्री जी, अगर ये शिवम है तो फिर इसका नाम लेकर नकली शिवम बनकर हमारे सोनपुर में कौन आया है। मंत्री रणविजय बोले, वो मुगल है संभवतः, लेकिन महाराज उसको रंगे हाथों पकड़ेंगे हम। जिसने हमारे शिवम को मारा, हम उसको तड़पा तड़पा के मारेंगे और आप हमसे ये अधिकार नहीं छीनना। महाराज विक्रम सिंह बोले, ठीक है मंत्री जी, आपके शिवम के कातिल को सजा देने का अधिकार हम आपसे नहीं छीनेंगे, पर क्या इसकी मौत की सूचना राजीव को देनी चाहिए। मंत्री रणविजय बोले, नहीं आप मित्र तक खबर न पहुंचाएं, वो ये सदमा झेल नहीं सकेंगे। आप लड्डू किंग प्रतियोगिता की तैयारियां धूमधाम से कीजिए। हम इनका राज विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करके आते हैं। महाराज विक्रम सिंह बोले, ठीक है मंत्री जी, जैसी आपकी इच्छा। राणा विक्रम चले जाते हैं। मंत्री रणविजय सैनिकों को बुलाकर शव को शैया पर लेटाकर राज पुरोहित को बुलाकर विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं और प्रण लेते हैं कि जिसने उनके मित्र राजीव के पुत्र शिवम, जो उनके बेटे के समान था, उसकी निर्मम हत्या की है, उसका वो ऐसा हाल करेंगे कि उसकी 7 पुश्तों की रूह कांप जाएगी।
मंत्री रणविजय सोनपुर की ओर चले जाते हैं। शाम हो चुकी थी। सारी प्रजा लड्डू किंग प्रतियोगिता में भाग लेने लड़के और लड़कियों को देख रही थी। महाराज ने प्रतियोगिता की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली थीं। राजकुमारी सूर्यांशी ने भी इतने अच्छे से श्रृंगार किया था कि किसी की नज़र उन पर से हट ही नहीं रही थी। लड्डुओं के 10 थाल सजाए गए। एक तरफ लड़कों के लिए पतंग लगाई गई, वहीं दूसरी तरफ लड़कियों के लिए। विजेता को ट्रॉफी के लिए 100 असरफियां मिलेंगी। महाराज विक्रम सिंह बोले, मंत्री जी, कुछ देर के लिए आप बस प्रतियोगिता को हर्ष से संपन्न कराएं। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद चर्चा करेंगे। महारानी मीनाक्षी और सूर्यांशी महिलाओं के साथ लड्डुओं से भरे थाल को उचित स्थान पर रखवाने में मदद कर रही थी और इधर सेनापति विक्रांत और मंत्री रणविजय तैयारी संभाल रहे थे। महाराज विक्रम सिंह बोले, प्रतियोगिता शुरू की जाए। दूसरी तरफ राजकुमारी सूर्यांशी के आदेश पर भाग लेने वाली लड़कियों ने लड्डू खाना शुरू कर दिया। लड़कों में होड़ मची थी। कोई एक साथ 4 लड्डू खा रहा था तो कोई बिना रुके दोनों हाथों में जितने लड्डू आ सकते थे भर भर के खा रहे थे। महाराज विक्रम सिंह हंसते हुए, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से खाओ, इतना भी ज़्यादा ना खा लेना कि फिर खड़ा ही ना हो जाए तुमसे। समय निर्धारित था 5 मिनट। सारे लड़के खाते खाते रुक गए। सिर्फ एक लड़का बचा था जिसका नाम था राजू, और लड़कियों में भी एक ही लड़की थी जिसका नाम था चुटकी। दोनों भाई बहन ही थे। महाराज विक्रम सिंह बोले, समय समाप्त हुआ। 100 लड्डू खाकर इस प्रतियोगिता को जीत लिया है राजू ने। लड्डू किंग है राजू। महारानी मीनाक्षी ने फैसला सुना दिया। लड़कियों में सबसे ज़्यादा लड्डू खाकर जीतने वाली लड़की है चुटकी, जिसने 5 मिनट में 102 लड्डू खाकर ट्रॉफी और 100 असरफियां अपने नाम की हैं। राजू और चुटकी ने ट्रॉफी और 100 असरफियों से भरा थाल लेकर दोनों के पैर छुए। सारे लड़के राजू को गोदी में लेकर ऊपर हवा में उछालने लगे। लड्डू किंग राजू, लड्डू किंग राजू बोलने लगे। महाराज बोले, क्यों प्यारे बच्चों, आनंद आया ना लड्डू खाने में। सभी लड़के और लड़कियां जोर से शोर मचाने लगे। बोले, हाँ दाजीराज, बहुत अच्छा लगा, हमें खूब आनंद आया। आप ऐसे ही नई नई प्रतियोगिता आयोजित कराया करें। प्रतियोगिता खत्म हुई। सभी अपने अपने भवनों की ओर लौट गए। महाराज विक्रम सिंह भी अपने कक्ष की ओर चले जाते हैं। रानी मीनाक्षी अपने कक्ष में ही थी। राजा विक्रम सिंह के चेहरे पर प्रतियोगिता की खुशी नहीं थी। उनके मन में एक उलझन थी जिनको महारानी मीनाक्षी अच्छी तरह से पढ़ पा रही थी। महारानी मीनाक्षी बोली, क्या बात है, आप खुश नहीं लग रहे। क्या हुआ, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं आप। महाराज विक्रम सिंह बोले, कुछ नहीं प्रिय, आज हमारा मन कुछ ठीक नहीं है, बेचैनी सी हो रही है।
महाराज विक्रम सिंह बोले, महारानी मीनाक्षी, आप अपने कक्ष में जाकर सो जाइए, हमें अकेला रहने दें। तभी सूर्यांशी कक्ष में आकर वो खून से सना खंजर लेकर बोली, ये देखिए पिताश्री, ये हमें शिवम के पास पड़ा मिला। महाराज विक्रम सिंह बोले, थोड़ा थोड़ा शक तो मुझे उस युवक पर ही था, वही है नकली शिवम, बनकर हमको छल रहा है। सूर्यांशी बोली, वैसे तो पिताश्री इस खंजर की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब उसने खुद कहा कि वो राजीव का बेटा शिवम है तो कातिल वही है। फिर भी हमने और अधिक स्पष्ट परखने के लिए एक यंत्र तैयार करवाया है, जिसमें फिंगरप्रिंट को जांच करके पता लगाया जा सकता है। मंत्री रणविजय आकर बोले, नहीं राजकुमारी, अब और अधिक परखने की आवश्यकता नहीं, इससे वो और अधिक सतर्क हो जाएगा। तो क्या मंत्री रणविजय सिंह और महाराज विक्रम सिंह उस नकली शिवम को ढूंढ पाएंगे? तो यही जानने के लिए आप हमारे अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।